हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के जो आपदा प्रबंधन है, जिसमें टोटल 6 चैप्टर है और उसमें जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो विगत वर्षों में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वो सब सारा ऑब्जेक्टिव और जो नहीं पूछा गया वो सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आपदा प्रबंधन का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका इस वीडियो से जो है ना झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले जो है आपदा जो है ये होता क्या है। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से घटने वाली ऐसी घटना जिससे बहुत ज्यादा तबाही हो, जान माल की बहुत ज्यादा क्षति हो, तो उसे ही आपदा कहा जाता है। और आपदा जो है प्राकृतिक कारणों से नहीं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारक दोनों से होता है। तो आपदा जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा जो है प्राकृतिक कारणों से घटता है और मानव जनित आपदा जो है वह मानवीय कारणों से घटता है। प्राकृतिक आपदा में जैसे एक बाढ़ हो गया, दूसरा सुखाड़ हो गया और तीसरा भूकंप हो गया और एक होता है सुनामी। ये सब प्राकृतिक आपदा है। और इसके अलावे भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमस्खलन, भूस्खलन और एक हो गया ओलावृष्टि, है ना। ये सब जो है प्राकृतिक आपदा है। आपदा का मतलब होता है मुसीबत। आपदा का शाब्दिक अर्थ जो है वो मुसीबत होता है। यानी कि ये जो आपदा है एक तरह से ये जो है ना एक आफत है, मुसीबत है। और आपदा क्या होता है इसका परिभाषा तो हमें बता ही दिए। और आपदा जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक कारणों से घटने वाली आपदा को मुसीबत को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसमें बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन और ओलावृष्टि आता है। मतलब ये है कि जो मानवीय क्रियाकलापों से नहीं, मतलब जो है ना प्रकृति यानी ऊपर वाला के ही नियंत्रण में जो आपदा रहता है ना, तो समझिए कि उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ पानी, आप इसको तो रोक नहीं पाएंगे। हिमालय का बर्फ पिघलेगा, नदी में पानी आएगा, बारिश ज्यादा होगा, नदी में पानी बढ़ेगा तो बाढ़ पानी आएगा। तो न तो आप बारिश को रोक सकते हैं, न तो हिमालय पर्वत के बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं। जो बाढ़ पानी है इस पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं है। इससे बचाव के लिए थोड़ा है ना, जैसे बांध को मजबूत बनाना, ये सब चीज है जो कर सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते। तो इस पर, और सुखाड़, सुखाड़ क्या होता है, बारिश नहीं होने की वजह से सुखाड़ आता है। तो सुखाड़ पर भी इंसान का नियंत्रण नहीं है। अब बारिश नहीं हो रहा है, इसमें मानव क्या करेगा। तो इससे बारिश नहीं होने से सुखाड़ आता है, तो सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, ये भी इंसान के हाथों में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथों में। तो भूकंप भी जो है ये एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी, सु मतलब जो है बंदरगाह होता है और नामी का मतलब लहर होता है। बंदरगाह के इलाके में जो लहर चलता है उसको सुनामी कहा जाता है। और भूस्खलन जो है, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूस्खलन और हिमस्खलन मतलब बर्फ, मतलब धरती मिट्टी जो एक जगह से दूसरे जगह होना, बर्फ का एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाना। ओलावृष्टि यानी बर्फ की वर्षा, ये सब चीज जो है ऊपर वाले के कंट्रोल में है। तो ये सब प्राकृतिक आपदा हुआ। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी जो है ये अति विनाशकारी होता है। इसके बारे में आप थोड़ा याद रखिएगा, ये चारों जो है ये अति विनाशकारी है। अति विनाशकारी का मतलब है अगर ये चारों प्राकृतिक आपदा आता है तो इसमें बहुत ज्यादा जान माल का क्षति होता है, तबाही बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा भूस्खलन, हिमस्खलन और ओलावृष्टि जो है ये जो है कम विनाशकारी होता है। इसके अलावा देखते हैं अभी शीतलहर चल रहा है, मतलब सर्दी का मौसम है, ठंडी का, तो शीतलहर जो है ना, शीतलहरी इसको बोल सकते हैं। तो ये भी एक तरह से जो है ना प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, इस पर भी मानव का कंट्रोल नहीं है। तो ये सब जो आएगा ना, ये सब थोड़ा आएगा कम विनाशकारी में। और बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी ये सब आएगा थोड़ा अधिक विनाशकारी में। लेकिन ये सब है प्राकृतिक आपदा, है ना, ये प्राकृतिक कारणों से घटता है। अब मानव जनित आपदा में कौन आएगा कि मानवीय क्रियाकलापों से जो है ना घटना होती है, जान माल की क्षति पहुंचती है, तो वैसे आपदा को
मानव जनित आपदा कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, जैसे एक हो गया आतंकवाद, देखते हैं आतंकवाद लोग जो है फलना जगह कहीं बम सेट कर दिया, अब बम सेट के उड़ा दिया, अब जो इंसान का उससे कोई लेना देना नहीं हो वो भी लोग मर जाते हैं। मतलब जो ये आतंकवाद है ना, एक मानवीय क्रियाकलापों से घटता है और लोग जो है मुसीबत में फंस जाता है। दूसरा हो गया आतंकवाद के बाद रेल दुर्घटना। अब रेल दुर्घटना जो होता है, ये रेलवे का जो कर्मचारी है ना, तो उसके लापरवाही के वजह से या और भी कई कारण हो सकता है, तो ये रेल दुर्घटना जो है ये भी कहीं ना कहीं मानव के भूल के वजह से ही होता है, तो इसको मानव जनित आपदा में ये आएगा। तो आतंकवाद हो गया। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगा है ना, जो सांप्रदायिक दंगा है ये भी मानव जनित आपदा में आएगा। दो धर्मों के बीच ना होता है, एक धर्म दूसरे से सर्वश्रेष्ठ है, एक धर्म किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो दो धर्मों के बीच जो वाद विवाद हो जाता है, दंगा हो जाता है, उसमें मासूम लोग मारे जाते हैं, तो इसे हम लोग सांप्रदायिक दंगा बोलते हैं। तो ये भी तो अब ऊपर वाले ने तो नहीं कहा कि आप लड़िए, आप दंगा करिए, आप मारपीट करिए, मर जाइए, तो ये तो है ये मानव के द्वारा होता है, तो ये इसलिए सांप्रदायिक दंगा जो है ये मानव जनित आपदा में आएगा। इसके अलावा जो महामारी बीमारी है ना, ये महामारी बीमारी है ना, ये भी इसी के अंदर आएगा। तो आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, महामारी हो गया, है ना, ये सब जो है ये सब आएगा, ये सब आ जाएगा मानव जनित आपदा में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपदा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। अब यहां से प्रश्न आएगा, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, अब भूस्खलन, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, शीतलहरी, ये सब प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा। और मानव जनित आपदा में आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, महामारी, ये सब आ जाएगा मानव जनित आपदा में। ठीक है, अब देखिए ये जो अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन गलती कहाँ हो जाता है, एक प्रश्न ऐसा पूछता है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो वहां ध्यान दीजिएगा कि है या नहीं है, क्या पूछा है, तो कौन मानव जनित आपदा नहीं है, इसका मतलब वहां प्राकृतिक आपदा में टिक करना है, कौन प्राकृतिक आपदा है, इस पर थोड़ा सा वहां ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इधर, देखिए ये जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे ये बाढ़ पानी है, ये जो बाढ़ पानी है, ये बाढ़ और ये जो सुखाड़ है, ये दोनों बिहार के लिए ना एक अस्थाई त्रासदी है, समझिए। बिहार में जो बाढ़ पानी और सुखाड़ है ये आना एकदम तय है, तो बिहार का अस्थाई त्रासदी पूछेगा कौन कौन है, तो बाढ़ भी और सुखाड़ भी, ये एकदम अस्थाई त्रासदी है। अब बिहार में जो उत्तरी बिहार है वहां पर बाढ़ पानी, और जो दक्षिणी बिहार है वहां सुखाड़ पड़ता है। इसका कारण क्या है, ये देखिए थोड़ा सा मैप से समझते हैं, है ना, ये जो है ये मान ये बिहार का मैप हो गया, इधर जो है ये उत्तर है और ये दक्षिण, और ये पूरब है और ये पश्चिम है, इधर उत्तर प्रदेश पड़ता है। इधर से गंगा नदी जो है देखिए बिहार में इस तरफ जाती है, इस तरफ, और इधर जो है नेपाल का एरिया है, यानी हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत तरफ से घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, इधर में कोसी नदी आता है, इधर से महानंदा नदी आता है। तो उत्तर बिहार में हिमालय के तरफ से ये सारा नदी आता है ना, तो ये सारा नदी अपना पानी देखिए कहाँ मिला रहा, ला करके गंगा में मिला रही है ना, इधर से सब नदी अपना पानी इधर लेकर आता है। इसका मतलब है कि ये इधर से ऐसे है ना, मतलब ये ऊंचा है और ये नीचा है, इधर का पूरा पानी इधर आ जाता है। और इधर जो है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाके से कुछ नदी है, कर्मनाशा नदी है, सोन है, पुनपुन है ना, अजय नदी है, क्यूल नदी, ये सब जो है इधर से जाता है, तो इस पठार से निकल कर जाता है, तो ये होगा पठारी नदी। तो जो हिमालय के तरफ से निकल कर आता है उसको बोलते हैं हिमालयन नदी, और जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाके से जाता है ये सब हो गया पठारी नदी। दोनों नदी में अंतर होता है, दोनों में जो हिमालयन नदी होता है वह गहरा होता है, उसमें पानी अधिक होता है, और जो पठारी नदी होता है ये छिछला होता है, इसकी गहराई कम होती है, इसमें पानी कम होता है। हिमालयन नदी में सालों भर पानी रहता है, और ये जो पठारी नदी है ना, जब बरसात का मौसम खत्म होता है तो ये इसमें से पानी जो है बहुत कम हो जाता है, और कहीं कहीं तो समझिए कि सूखिए जाता है। तो ये वाला जो है इसमें, क्योंकि इसमें इसलिए ज्यादा पानी आता है कि हिमालय पर्वत का जो बर्फ है ना वो जो पिघलता है तो उसका पानी इन सब नदियों में आता है, इसलिए जो है इस नदी में सालों भर पानी होता है, और बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में तो और ज्यादा हो जाता है। तो इधर से अब ध्यान से समझिएगा कि देखिए ये जो बिहार का ये उत्तरी हिस्सा हो गया, इधर पड़ता है नेपाल, इधर दक्षिणी वाला हिस्सा है झारखंड।
तो अब इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से, जैसे देखिए ये ऐसे इधर उत्तर हो गया और इधर मान लीजिए दक्षिण है, तो दोनों तरफ से इस तरह से है धरती। तो इधर का जितना नदी है हिमालयन नदी उत्तर साइड से सब आया इधर, इधर से भी ऐसे करके धरती है। अब बीच में बहती है गंगा, तो बीच में गंगा बहती है तो इधर का भी पूरा नदी और इधर का पूरा नदी सब पानी ले गंगा मिलाता है, गंगा पानी लेकर आगे बढ़ जाता है। तो ये तो चूंकि पठारी नदी है इसमें पानी कम होता है, हिमालय नदी में पानी ज्यादा होता है, ये सारा पानी अपना गंगा में गिरा के गंगा इसको लेकर आगे बढ़ जाती है, इस नदी का पानी इस तरफ नहीं आ पाता है। और ये सारा नदी जो है तबाही मचाता है उत्तरी बिहार में, खास करके कोसी, ये जो आप कोसी नदी देख रहे हैं ना, ये तबाही मचाता है। तो ये जो है उत्तर बिहार जो है ये बाढ़ पानी के लिए है ना, बाढ़ पानी में समझिए कि खत्म है, और जो दक्षिणी बिहार है इधर सुखाड़ पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के पिछड़ेपन का और बिहार में जो गरीबी है उसका एक कारण बाढ़ और सुखाड़ भी है ना। एक तरफ बाढ़ का मार झेलना पड़ता है और दूसरे तरफ जो दक्षिणी बिहार के इलाके में सुखाड़ का मार झेलना पड़ता है। बिहार में जो नदी आती है ये देखते हैं आप, कोसी नदी, इस नदी में जो पानी आता है, अच्छा ये नदी कब अपना धारा कहां पर मोड़ दे कोई ठिकाना नहीं है। 2008 में कोसी ने भारत और नेपाल के सीमा के पास एक जगह पड़ता है कुशहा, वहां पर ये नदी ने तटबंध तोड़ दिया, और तटबंध को तोड़ने के बाद जो उत्तर बिहार का जो भी जिला है तकरीबन 16 जिला है ना को पूरा पानी से डुबा दिया है ना, और बहुत डुबा दिया, और पूरा जो है कि ये समझिए कि उत्तर बिहार की जो है व्यवस्था को ही चौपट कर दिया था। तो इसी विनाश लीला के कारण, अच्छा इसमें इतना क्षति हुआ था, इसकी भरपाई तो समझिए कि बहुत पैसा उसमें लगा, फिर से सड़क बनाना, फिर से पुल पुलिया बनाना, फिर से आधारभूत संरचना को मजबूत करना है ना। अब बहुत सारे लोग बेघर हुए, अब फिर से सब चीज को स्थापित करने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तो ये जो इसी विनाश लीला के कारण जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एग्जाम में भी आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी हिमालयन क्षेत्र से निकलकर जब बिहार में प्रवेश करती है, अच्छा तो वो हिमालयन नदी और उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, वह नदी कब कहाँ तटबंध तोड़ देगा, किधर अपना दिशा बदलेगा, और दिशा बदलने से वहां की दशा को बदल देगा, इसके कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसी वजह से ये जो है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो बाढ़ पानी आता क्या है, इसके आने के क्या कारण है, बाढ़ पानी कैसे आता है। देखिए बाढ़ पानी आने के मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, तो बाढ़ पानी का आने का एक कारण होगा कि वर्षा अधिक होना, और दूसरा है कि नदी के तली में अवसाद का जमा हो जाना। अवसाद मतलब एक कूड़ा करकट ही समझिए, जैसे शहर का नाली का पानी सब नदी में गिरा दिया, अब नदी में जाएगा, वो जो कचरा होता है नीचे बैठेगा तो नदी की गहराई घटेगा, तो नदी गहराई घटेगा तो पानी बारिश होगा तो उससे पानी है ना उफान मारने लगेगा, तो वो तटबंध को पार करके लांग करके आसपास के लिए फैल जाएगा, तो इसी बार पानी कहते हैं। तो नदी की तली में अवसाद का जमा होने से और दूसरा वर्षा की अधिकता के वजह से है ना, तो ये जो है बाढ़ पानी आता है। और इससे क्या क्षति होता है तो जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो उस वीडियो में मैं आपको ठीक से सब समझा देंगे। आइए तो देखते हैं सुखाड़ के बारे में। ये जो सुखाड़ है कैसे होता है, बारिश नहीं होने की वजह से सुखाड़ होता है, और सुखाड़ से हानि क्या होता है, देखिए तो कृषि बर्बाद हो जाता है, और उसके बाद देखिए चारे की कमी हो जाता है, ये सब हानि है ना। तो उसके बाद जो है ये सुखाड़ बिहार में कौन से भाग में आता है, तो दक्षिणी बिहार में। ये जो भूकंप है ना, भूकंप क्या होता है, पृथ्वी में जो कंपन होता है उसी को भूकंप बोलते हैं, है ना। और भूकंप सबसे भयंकर कब आया था, तो याद रखिएगा 1934 में भयंकर भूकंप आया था। और भूकंप से क्या क्षति होता है ये सब जो सब्जेक्टिव वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा जो सुनामी है, ये शब्द जो है ना जापानी शब्द है, याद रखिएगा। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है, सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहर, है ना, बंदरगाह पर के लहर, ये सुनामी होता है। क्या सर, बाढ़ तो जानते हैं, सुखाड़ भी जानते हैं, भूकंप भी जानते हैं, धरती कंपन करेगा तो भूकंप कहलाएगा। ये सुनामी क्या होता है, जब समुद्र में भूकंप आता है ना तो समुद्र के जल में हलचल पैदा हो जाता है, और समुद्र का जल तटबंध से किनारे में तट से कई मीटर ऊपर उठ करके आसपास के इलाके में तबाही मचाने लगता है, उसी को सुनामी बोलते हैं,
है ना, ये बहुत भयंकर होता है सुनामी, ठीक है। और ये सुनामी बिहार में नहीं आ सकता है, क्योंकि बिहार ये आता है समुद्र के किनारे वाले इलाके में, और बिहार जो है समुद्र से बहुत दूर है, यहाँ पर सुनामी नहीं आ सकता है ना। यहाँ भूकंप आया है 1934 में, 1934 में बिहार में भूकंप आया था। बहुत जगह पर बिहार के अंदर धरती फटा और बहुत सारे लोग मरे भी थे इसमें, और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, घायल भी हुए। लेकिन ये सुनामी बिहार में नहीं आया, है ना। सुनामी जो है कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा सुनामी ये एक जापानी शब्द है। इसके अलावा भूस्खलन और हिमस्खलन ये भी बिहार में नहीं होगा, ये होता है पहाड़ी इलाके में, है ना। और जो ओलावृष्टि है ये होता है, कभी कभी यहाँ पर भी बारिश होता है तो उसके साथ जो बर्फ गिरता है उसी को हम लोग ओलावृष्टि बोलते हैं, बर्फ की बारिश, लेकिन उतना क्षति नहीं पहुंचाता है। और शीतलहरी हो गया, तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, महामारी, ये सब जो है ये सब मानव जनित आपदा के अंदर आता है। तो ये हो गया। और भारत में जो है, अब भारत में अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे एक आता है जो भूकंप है ना। भूकंप जो है इससे एक तरंग यानी वेव उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग भूकंपीय तरंग कहते हैं। और भूकंप का जो तरंग है ना वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पी तरंग, है ना, और एक होता है एस तरंग, और एक होता है एल। एगो PSL है ना, PSL। ये हो गया प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। सबसे पहले है ना जो भूमि का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर जो है ना पी तरंग पहुंचता है, उसके बाद एस तरंग पहुंचता है, और सबसे लास्ट में एल तरंग आता है। तो सबसे अंत में पहुंचने वाला तरंग एल है और सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग पी है। लेकिन अगर खतरनाक पूछेगा तो खतरनाक सबसे ज्यादा एल तरंग होता है और सबसे कम खतरनाक पी तरंग होता है। और एक और आप ध्यान रखिएगा कि एक और पूछेगा कि भूकंप केंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है। देखिए धरती के नीचे जहां भूकंप का जन्म होता है ना उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र, और जब भूकंप का झटका सबसे पहले धरातल पर जहां महसूस होता है जिस जगह पर, उसको बोला जाता है अधिकेंद्र। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है इनमें कौन मानव जनित आपदा है? बाढ़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद। अब बताइए बाढ़, भूकंप, सुनामी। अब कि बाढ़, भूकंप, सुनामी ये प्राकृतिक आपदा में आता है, ये मानव जनित आपदा नहीं है। देखिए आतंकवाद किसमें है? मानव जनित आपदा में है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आतंकवाद। अगला प्रश्न है इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यही ध्यान रखना है कि है या नहीं है, क्या पूछा है प्रश्न में। तो यहां पर है इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, और उसके बाद देखिए सी नंबर ऑप्शन में है ना महामारी, और डी नंबर ऑप्शन में है ना भूकंप दे देते हैं। अब आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आतंकवाद होगा, रेल दुर्घटना होगा, महामारी होगा, या भूकंप होगा? क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा है ना ये मानव जनित आपदा है, ये भी मानव जनित आपदा है, और महामारी भी मानव जनित आपदा है। डी भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है, ये मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आतंकवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आतंकवाद होगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है सुनामी का संबंध किससे है? तो देखिए सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से। हम क्या बोले जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है। तो ये जो सुनामी है ऑप्शन में दिया रहता है समुद्र से, आकाश से, है ना, पताल से, ऐसे करके ऑप्शन देगा, तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा आंसर होगा सुनामी, समुद्र होगा। तो सुनामी का संबंध जो है वो समुद्र से है। अगला है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है सुनामी का कि समुद्र के अंदर भूकंप आना। भूकंप आने से समुद्र के नीचे का तल हिलता है और उसकी जो समुद्र में जो पानी है उसमें क्षैतिज गति होता है, बड़ी स्पीड से वो तट के ओर जाकर टकराता है, कई मीटर ऊंचा उठता है, फिर आसपास के इलाके में तबाही मचाता है। तो ये जो है सुनामी का प्रमुख कारण पूछेगा तो आंसर होगा समुद्र में भूकंप आना। अगला है बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? देखिए कब आया था, भयंकर कब आया, ये है ना, तो 1934 में। भयंकर कब आया है ना, सर्वाधिक जो है भूकंप मतलब कि सबसे ज्यादा क्षति करने वाला, तो वो आया था 1934 में। आप याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा 1934। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है?
बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन। आपको क्या बोले थे? प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी ये अति विनाशकारी है, ज्यादा विनाश करने वाला। लेकिन भूस्खलन, हिमस्खलन, ओलावृष्टि और शीतलहरी ये कम विनाशकारी है ना प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें कम विनाशकारी कौन है? बाढ़, सुखाड़, सुनामी या भूस्खलन? तो इसका सही आंसर होगा भूस्खलन। अगला है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है ये जापानी शब्द है ना, जापानी शब्द है। सु का अर्थ और लहर और नामी का अर्थ बंदरगाह। तो कहेगा सर ये जापानी शब्द, देखिए जापान के अंदर ना बहुत ज्यादा सुनामी आता है, बहुत ज्यादा आता है। अपने भारत देश के अंदर आता है लेकिन तटीय प्रदेशों में आता है, बिहार तटीय प्रदेशों में से नहीं है। जैसे पूरब के साइड में बंगाल की खाड़ी हो गया, पश्चिम साइड में अरब सागर हो गया, तो वो जो तटीय इलाका है अभी हम आपको मैप पर बताएंगे आगे, तो वो उस इलाके में थोड़ा आता है। तो ये सुना। अगला प्रश्न है भूकंप का मापन किससे होता है? कि कितना है ना तीव्रता का भूकंप आया, तो इसका जो माप होता है ये होता है जिससे, उसका नाम है रिक्टर स्केल, है ना। तो भूकंप का मापन जिससे होता है उसका सही इसका आंसर होगा रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये देखिए ये जो है ना बच्चा मानव जनित आपदा होगा। भोपाल गैस त्रासदी जो है ये मानव जनित आपदा में है। भोपाल के अंदर में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी। वहां पर एक गैस बनता था जिसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो वहां पर क्या हुआ, उस कंपनी में इस गैस का रिसाव हो गया और गैस वातावरण में मिल गया और वहां के लोग जो है वो सांस लिए, तो जाकर के अंदर गया और खांसते खांसते बहुत सारे लोग जो उसमें मर गए थे। बहुत बड़ी त्रासदी हुआ था, हजारों लोग उसके अंदर समझिए कि मरे थे उसमें। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है ये मानव की गलती की वजह से ही हुआ था कि मासूम लोग मारे गए। तो उसी त्रासदी को, उस आपदा को भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। तो ये शायद 1984 में, 1984 में हुआ था। तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी है कि कहीं ना कहीं मानव के गलतियों की वजह से हुआ था, इसलिए ये मानव जनित आपदा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये एक जो है मानव जनित आपदा थी। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगा, महामारी, आतंकवाद, सभी। देखो सांप्रदायिक दंगा, महामारी और आतंकवाद ये तीनों मानव जनित आपदा है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? जो सुखाड़ होता है इसके लिए मेन कारक कौन? मेन कारण है बच्चा वर्षा की कमी। वर्षा की कमी के वजह से ही सुखाड़ होता है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा वर्षा की कमी। अगला है नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखो मैंने आपको बोला था कि नदी में बाढ़ पानी जाता है, एक तो नदियों की तली में अवसाद का जमा हो जाना। अवसाद मतलब कहीं पर सिल्ट भी आएगा, इसको अपने भाषा में समझिए कचरा। देखते ना नदी का पानी आया और तेज बहाव में जब लौटता है तो अपने साथ में पूरा मट्टी उखाड़ कर ले चले जाता है। तो वो ले आकर के अब नदी में जाकर तो नीचे बैठेगा और उसके बाद शहरी कचरा जो नदी में गिरता है और वो जो कचरा जो है धीरे धीरे उस सब नीचे में बैठ जाता है। तो नीचे में बैठेगा तो नदी की गहराई, तो वो जो नीचे में कचरा बैठा ना उसी को बोलते हैं अवसाद। और जिससे नदी की गहराई कम हो जाता है तो वो बाढ़ पानी आने का एक कारण बन जाता है। तो यहाँ पर है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, एकदम सही है। नदी की तली में अवसाद का जमा, ये भी है कारण। वर्षा की अधिकता यानी वर्षा ज्यादा होना, ये भी है। इनमें से सभी, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो आपको पता है उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ पानी के लिए है और दक्षिणी बिहार जो है ये सुखाड़ के लिए है ना, प्रसिद्ध है। तो ये जो है उत्तरी बिहार जो है इधर बाढ़ पानी ज्यादा आता है। अगला है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो सूखा वाला अगर पूछेगा तो आंसर होगा दक्षिणी बिहार, है ना। सूखा जो है दक्षिणी बिहार में ज्यादा पड़ता है। अगला प्रश्न है बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? पशुओं को, फसलों को, भवनों को। देखिए बाढ़ पानी आता है तो फसल बर्बाद हो जाता है ना। खाद्य पदार्थों की कमी हो जाता है, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ जाता है, आधारभूत संरचना तहस नहस हो जाता है, सड़क पुल पुलिया है ना, रेल मार्ग ये सब टूट जाता है ना, भवन गिर जाता है, लोगों इंसानों की जान चले जाता है, पशु लोग बहुत सारे मारे जाते हैं, महामारी बीमारी फैल जाता है। तो बाढ़ पानी आने से बहुत सारा हानि है। तो यहाँ पर दिया है बाढ़ पानी से सबसे अधिक हानि
किसे होता है? पशुओं को, फसलों को, भवनों को, या इनमें से सभी को? तो सबको हानि होता है ना, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, है ना। इसका तो पता नहीं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब देखिए आगे है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? देखिए सुखाड़ से अगर बचना है, इसका एग्जाम में पूछता है उपाय बताइए, तो एक तो आप कुआं खुदवाइए। कुआं खुदाने से आपका पेयजल की समस्या निपट जाए, क्योंकि सुखाड़ होने से ना पेयजल की समस्या हो जाती है। तो कुआं खोद करके आप पेयजल की समस्या से निपट सकते हैं। दूसरा, आप नहरों का निर्माण कर दीजिए, और नहरों का निर्माण करके नदी के जल के जो बहाव है ना उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, तालाब खोद करके वर्षा जल का संग्रहण कर लीजिए, है ना। तो ये जो है सूखा से बचने का एक मुख्य तरीका क्या है? तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया था उसका सही आंसर था वर्षा जल का संग्रहण। यह कुआं भी हो सकता है और नहरों का निर्माण करके नदी के जल का बहाव को नियंत्रित करना, ये भी रहेगा तो सही होगा। अगला है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में कौन है? सबसे ज्यादा, है ना, बिहार के लोग जो तबाह रहते हैं उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण है बाढ़। अगला है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका के लिए, जैसे बिहार में अभी पढ़ा है ना कि बिहार में कोसी नदी हाहाकार मचाती है, तबाही मचाती है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी तबाही मचाती है। उड़ीसा में महानदी, और असम के अंदर में तबाही मचाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और जो है ये याद रखिएगा। तो ये सब। अगला है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ये जो कुशहा तटबंध है ये कोसी नदी पर है। अभी आपको बताए थे कि 2008 में भारत और नेपाल की सीमा के पास कुशहा नामक स्थान पर कोसी नदी का बांध टूट गया था और पूरे उत्तर बिहार में हाहाकार मचा दिया था, पूरा तबाही करके रख दिए थे, है ना। तो ये जो कोसी, ये जो कुशहा तटबंध है ये कौन सी नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। अगला, सूखे की स्थिति कैसे आती है? देखिए भूकंप आता है ना, अचानक आ जाता है, अकस्मात आती है, और सुनामी भी आ जाता है अचानक। लेकिन जो सुखाड़ होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि बादल आसमान से गायब है, बारिश हो नहीं रहा है, नदी नाला इस सब का पानी धीरे धीरे सब सूख रहा है, तो पता ही है कि वो सुखाड़ आएगा। तो सुखाड़ जो अचानक नहीं आता, इनके बारे में लोगों को पहले से पता भी रहता है, और इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे आती है सुखाड़। अगला है, महासागर की तली में, समुद्र की तली में होने वाला कंपन को क्या बोलेंगे? समुद्र की तली में कंपन हुआ ना, तो पानी ऐसे ऐसे हिलेगा और उसके बाद तट को तोड़ के या उसको लांग करके आसपास के इलाके में तबाही मचाता है, उसी को क्या बोला जाता है? सुनामी बोला जाता है। तो महासागर की तली में होने वाला जो कंपन है इसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा सुनामी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? देखिए जहां पर सुनामी होता है, अब आप लोग एकदम जो समुद्र तट है किनारा में सटा के तो घर नहीं है बनाने, कोई बोलेगा, तट से लोगों को दूर घर बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सागर तट से, है ना, समुद्र तट से लोगों को दूर में घर बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी में आएगा? देखिए भारत में जो भूकंप क्षेत्र जितना है उसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है ना, जितने भूकंप क्षेत्र इंडिया के अंदर में है उसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब कौन कौन सा क्षेत्र है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। पहले एक मैप में आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप हो गया। इस भारत के मैप में, अच्छा, भारत में जो भूकंपीय पेटी, भूकंपीय क्षेत्र जो भारत को 5 भूकंप पेटी और 5 भूकंपीय क्षेत्र, पेटी क्षेत्र की बात हुआ, तो बांटा गया। जोन बोलते हैं, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5। सबसे कम खतरनाक जोन 1 होता है और सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 होता है। जोन 1 में रखा गया है दक्षिण भारत का जो है, जो पठारी क्षेत्र है ना, जो पठारी क्षेत्र है ना, दक्षिण भारत में जो पठार वाला एरिया है, इसको रखा गया है जोन नंबर 1 में, जहां पर भूकंप समझिए कि नहीं आने के ही के बराबर है। इधर बहुत कम संभावना होता है कि भूकंप आएगा। तो ये हो जाएगा जो दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र है, ये आ जाएगा जोन नंबर 1 के अंदर। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का जो तटीय मैदान है, आप कहिएगा सर प्रायद्वीपीय भारत, यानी भारत का वह हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा है उसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इधर देखिए, इधर तो इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर अरब सागर हो गया, तो इधर से भी पानी से घिरा हुआ, इधर से पानी से, और नीचे में हिंद महासागर, तो तीनों तरफ से पानी से घिर गया। तो ये जो है इधर का ये जो तटीय हिस्सा देखते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत का तटीय क्षेत्र। इसको रखा गया है जोन नंबर 2 में, है ना, जोन नंबर 2 में। और जोन 3 में रखा गया है जो सिंधु नदी है,
तो ये देखिए यहाँ से सिंधु निकलती है, ऐसे करके पाकिस्तान चली जाती है, और जो गंगा का ये क्षेत्र है, गंगा ऐसे निकल के बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो गंगा और जो सिंधु का क्षेत्र है ना, ये गंगा सिंधु का क्षेत्र, और उसके बाद गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा है, गुजरात का उत्तरी हिस्सा, ये तीनों आ जाएगा जोन नंबर 3 में। इसको रखा गया है जोन 3 में। तो आप कहिएगा सर बिहार किस में आएगा? तो गंगा नदी तो देख रहे हैं बिहार के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की ओर जाती है। तो बिहार जो है ना वो जोन नंबर 3 में ही आएगा। और जोन 4 में आ जाएगा ये जो असम का एरिया है और जो पूर्वोत्तर भारत का कुछ एरिया है, ये जोन नंबर 4 में आ जाता है। अच्छा, जोन 3 में एक और आता है, तो ये बताए सिंधु का क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र और गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा ये वाला, ये जोन 3 में आएगा। और जोन 4 में जो है बंगाल का उत्तर वाला हिस्सा, असम का जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो वाला एरिया, और पूर्वोत्तर भारत का कुछ हिस्सा है ना, तो वो जोन 4 में आएगा। और जोन 5 जो है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, सबसे ज्यादा यहीं पर सर्वाधिक भूकंप जोन 5 में। इसमें आएगा एक जम्मू कश्मीर, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड, 3 हो गया, और इसके अलावा सिक्किम 4 हो गया, और जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का पहाड़ी है वो, और इसके अलावा 5वां नंबर में याद रखिएगा गुजरात का जो कच्छ है, ये कच्छ का एरिया, ये बहुत खतरनाक, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक रहता है। इसको रखा गया है जोन नंबर 5 में, है ना, ये जोन नंबर 5 में। तो सबसे कम खतरनाक जोन 1, सबसे ज्यादा डेंजर जोन 5 है। तो यहाँ पर प्रश्न था कि गुजरात का कच्छ प्रदेश, अभी आपको क्या बोले, कच्छ, ये जो गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और दार्जिलिंग की पहाड़ी, ये सब आता है कौन सा भूकंप पेटी में? 5 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए गुजरात का कच्छ है ना, किस भूकंप पेटी में है? आंसर होगा इसका 5, यानी 5वां भूकंप पेटी के अंदर आता है। अगला प्रश्न है भूकंप संभावित क्षेत्र, जहां पर भूकंप आता है वहां पर भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? तो जहां पर भूकंप आता है वहां पर भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए या वर्गाकार होना चाहिए, है ना, आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। अगला देखिए 27 नंबर में भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। अभी आपको बताया था ना कि अधिकेंद्र और भूकंप केंद्र में क्या अंतर है। तो धरती के नीचे जहां भूकंप का जन्म होता है ना, जहां कंपन शुरू होता है, उसको बोलेंगे भूकंप केंद्र। झटका धरती के ऊपर वाले हिस्से पर झटका सबसे पहले जहां पर अनुभव होगा, है ना, तो उसको बोलेंगे, उस जगह को बोलेंगे हम लोग अधिकेंद्र। तो ये देखिए ऊपर वाले का बात किया है, आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। अगला है सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है, ये आसमान में आएगा, समुद्र में आती है सुनामी। अगला है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहला तरंग। तो हम आपको बताया था ना कि भूकंप से उत्पन्न होने वाले तरंग को भूकंप तरंग कहते हैं। भूकंप तरंग को 3 भागों में बांटा गया, पी एस एल। सबसे पहले पहुंचता है पी, उसके बाद एस, उसके बाद एल, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कौन? एल। यहां पर पूछा है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहला तरंग, पहुंचने वाला पूछा है, तो आंसर हो जाएगा पी। और जो सुनामी है ना, सबसे भयंकर सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में आया था? तो आंसर याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में भयंकर भूकंप आया था 26 दिसंबर 2004 को, है ना। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? तो 1934 में आया था। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, तभी बताए भूकंप केंद्र इसका सही आंसर होगा। सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? पी, एस या एल? एल फॉर लॉस, हानि, सबसे ज्यादा हानि एल तरंग से होता है, तो आंसर होगा इसका सी। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, जोन में, है ना। बिहार कौन से जोन में आएगा? 3 के अंदर आएगा। अगला है कि मलबे के नीचे दबे हुए, जैसे भूकंप आता है तो जब मकान टूट कर पूरा चीज गिरता है, तो वो जो ईटा है, पत्थर है, ये है, उसको मलबा बोलते हैं। कितना लोग उसके नीचे दब कर आ जाता है, कितना लोग जो घायल अवस्था में रहता है, तो अब तो उसको निकाल के उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा मलबे के नीचे कहाँ पर लगे लोग दबे हुए हैं, कैसे उसका जो है कि कैसे उसको निकाला जाएगा? तो उसके लिए जो है ना एक कैमरा का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा, है ना। याद रखिएगा सुनामी जो है ना, सुनामी मीटर से मापा जाता है, भूकंप रिक्टर स्केल से। अब मलबे के नीचे जो 2 लोग दबे हुए रहते हैं, इसका पता लगता है इंफ्रारेड
कैमरा से। अगला है मकान में अगर आग लग जाए तो आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए था। जब मकान में आग लग जाएगा ना तो देखिए पहले तो यही करना चाहिए कि अगर उसमें कोई लोग फंसा है उसको बाहर करिए, और अगल बगल में कहीं तालाब वगैरह है तो उस पर पानी डालिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाइए, अग्निशामक जो यंत्र है मतलब मशीन जो है उसको फोन करिए, उनको बुलाइए। तो इसका सही आंसर होगा अग्निशामक को बुलाना, है ना। ये अगला है बाढ़ के समय किस स्थान पर जाने चाहिए। तो बाढ़ जब आए ना तो उस समय, अब उस समय क्या करेगा, लोग जान बचाने के लिए तो ऊंचे टीले पर भागता है, तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए बाढ़ के समय में। अगला आग से जले हुए जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि यदि कोई आग से जल जाता है तो जले हुए स्थान पर उपचार के रूप में ठंडा पानी और उसके बाद ये देना चाहिए, उसके बाद जो है बर्फ जो है उससे सहलाना चाहिए और बर्नॉल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ये 38 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग, है ना, फिर पढ़ते हैं इसके आगे। 38 नंबर लोग पढ़ लिए थे। अब 39 नंबर में है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन या मोबाइल। तो आपका जो किताब है एनसीईआरटी वहां पर लिखा हुआ है कि संचार का सबसे जो लोकप्रिय साधन है वो सार्वजनिक टेलीफोन है, लेकिन उसी में एक लाइन आगे लिखा हुआ है कि अब जो है मोबाइल का ज्यादा उपयोग होने लगा है। यानी कि पहले मोबाइल जब नहीं था तो उस समय ये सार्वजनिक टेलीफोन, तब मोबाइल आ गया तो सबसे ज्यादा मोबाइल का उपयोग होता है। तो यदि ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्शन में सार्वजनिक टेलीफोन और मोबाइल दोनों रहे तो आंसर मोबाइल को टिक करिएगा। यानी पहला जो आंसर होगा, फर्स्ट जो आंसर होगा वो आपका होगा मोबाइल, और जो सेकेंड आंसर होगा वो आपका होगा सार्वजनिक टेलीफोन। तो यदि मोबाइल रहेगा तो मोबाइल में टिक करना है, यदि मोबाइल नहीं रहेगा तब आंसर सार्वजनिक टेलीफोन में टिक करना है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, ये 39 नंबर का। तो यहाँ मोबाइल चूंकि ऑप्शन में है इसलिए सार्वजनिक टेलीफोन आंसर नहीं, आप मोबाइल में आंसर टिक करिएगा। अगला है इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग क्या। तो भूकंप में मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग रहते हैं तो उसी का ना पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है। तो ये जो है भूकंप में, है ना, भूकंप में प्रयोग होता है इंफ्रारेड कैमरा का, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए। अगला है सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। केबल का टूट जाना, टावरों की ऊंचाई में कमी, संचार टावरों की दूरी, इनमें से कोई नहीं। देखिए केबल का टूट जाना और बिजली की आपूर्ति बाधित होना, और बस यही है, एक और है। तो बस ये इसमें तो सही आंसर आपका होगा केबल का टूट जाना। अगला सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा सबसे ज्यादा जो भूस्खलन की समस्या होता है वो उत्तराखंड के अंदर होता है, पहाड़ी एरिया है ना। ठीक है। अगला 43 में भूस्खलन वाले क्षेत्र में मकान बनाना क्या है, उचित है या अनुचित है। देखिए अगर उचित होगा तो लाभकारी भी होगा, उपयोगी होगा। 3 ऑप्शन देखिए, आंसर क्या होगा, अनुचित, यानी उचित नहीं है। जहां भूस्खलन होता है, मट्टी है ना ढाता है और वहां पर आप घर बना लीजिएगा तो घर टिकेगा जी नहीं ना, गिर जाएगा। इसलिए भूस्खलन वाले क्षेत्र में मकान बनाना उचित नहीं है, अनुचित है। यानी इसका सही आंसर होगा बी नंबर। अगला रिंग बांध। तो ये रिंग बांध तो आप लोग जानते होंगे कि ये किस में आता है, तो बाढ़ पानी के लिए, है ना, इसके लिए उपयोगी है। तो बाढ़ पानी के लिए रिंग बांध उपयोगी है। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं। तो सुनामी मीटर से जो है ना सुनामी को मापा जाता है ना। ये सुनामी से बचने के लिए उपाय ये है कि समुद्र में जो है स्टेशन या प्लेटफॉर्म स्थापित कर देता है, और उसका काम क्या है कि वहां पर नदी के जो समुद्र है उसके तल में जो जल है या समुद्र में जो जल है उसका हलचल है ना, कैसे क्या हो रहा है, तो उसका संकेत जो है तट पर देते रहता है ना। तो वो स्टेशन या प्लेटफॉर्म जो नदी के समुद्र के अंदर स्थापित किया जाता है, तो यहाँ पर सुनामी मीटर उसको बोलते हैं। तो ये सुनामी मीटर है, इस समुद्र तल में क्या मापता है, तो सुनामी को मापता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश में 26 दिसंबर 2004 को क्या आया था, तो भयंकर सुनामी आया था। अब इसी वीडियो में आपको पहले पढ़ाया था कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। तो इस तरह से ये 46 ऑब्जेक्टिव हुआ। अब इस 46 ऑब्जेक्टिव का एग्जाम तो बहुत नजदीक है, तो अब इस 46 ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, है ना। इसी 46 ऑब्जेक्टिव में से, है ना, उम्मीद है कि आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा आपदा प्रबंधन का।